तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट, जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। 3rd नंबर का यूनिट है ये हमारा 3rd नंबर का आज जो यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज हम लोग इसका बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मोल, मैटर किसे कहते हैं, 1 मोल क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, है ना, और गैसेस लॉ क्या है, और जिसे है ना चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ और ऐसे जितने लॉज है सब के सब हम लोग देखेंगे। और केटीजी का मतलब क्या होता है, ये सब का सब आज हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमको मालूम है 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट मैटर 3 होते हैं। एक होता है सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, और एक होता है कौन सा, गैस। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। लास्ट लेक्चर में बोला था प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा भी है, लेकिन हम उसको मेनली लेकिन 3 किस्म के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये मैंने बनाया है यहाँ, ये है हमारा सॉलिड, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ये गैसेस के मॉलिक्यूल। अब देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर देखिए, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है बहुत क्लोजली पैक है या क्लोजली बाउंड है, पार्टिकल्स आर क्लोजली बाउंड इन सॉलिड। लिक्विड में बात करते हैं, लिक्विड में इतने क्लोजली बाउंड नहीं है, हाँ है, अगर गैस के मुकाबले तो ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड से कम है। तो हम लिखेंगे पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट एज मच एज सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। तो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा जो सॉलिड जो क्लोजली बाउंड पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, उसके बाद क्या में होते हैं, लिक्विड में, और आखिर में ये गैसेस में। देखिए अब आप गैसेस में काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए हमने लिखा पार्टिकल्स आर मच फार अपार्ट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में कंपेयर करने पर इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, सॉलिड में इसका शेप देखिए, इसका शेप जो रहता है वो फिक्स शेप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग, ये हो गया पहला। अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे होते हैं, फिक्स्ड शेप के होते हैं। और लिक्विड फिक्स शेप का नहीं होता, वो क्या करता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नो फिक्स शेप। लिक्विड में हम लोग लिखेंगे क्या, नो फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। सिमिलरली इसमें भी वही सेम पॉइंट आएगा, नो फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, गैस में, है ना। लिक्विड और गैस के पास शेप नहीं होता, सॉलिड के पास अपना शेप होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के पास वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। जैसा कि यहाँ पर इसने ये कंटेनर का साइज़ बढ़ा है, लेकिन देखिए इसका वॉल्यूम इतना ही है ना, तो इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसी तरह लिक्विड के पास भी वॉल्यूम होता है। आप एक बकेट में पानी को भर दो तो वो बकेट का वॉल्यूम के बराबर वो पानी होगा। तो लिक्विड के पास भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। गैस के पास भी वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात समझिए। अब आप, बहुत ज़रूरी बात है, इसे समझिए आप। ये बात आपको, यही बात ध्यान में रखनी है कि गैस के पास वॉल्यूम होता है, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा फैक्ट है। वो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब देखिए, ये है हमारे गैस के मॉलिक्यूल, राइट, और ये कंटेनर में हमारे ये गैस के मॉलिक्यूल, राइट, और ये डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। ओके, ये गैस भरी हुई है इसमें, और ये हमारा कंटेनर है। ओके, हाँ, अब देखिए इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। ये जो कंटेनर का अंदर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर ही गैस का वॉल्यूम है ना। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम देखिए गैस का कितना है। अगर हम ये सारे गैस के मॉलिक्यूल को एक जगह जमा कर देंगे तो वो इतनी जगह या इससे भी कम जगह लेगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम गैस का इतना है, लेकिन उसने लिया कितना है, ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम लिया है। ये इसकी एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, एक्चुअल वॉल्यूम ये है इसकी। इवन अब बात सुनिए, एट 0 केल्विन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0। मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, आपको मालूम है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोल तो केल्विन स्केल के हिसाब से 0,
टेम्परेचर पर, केल्विन स्केल में 0 टेम्परेचर पर, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस यूनिट में हम लोग गैसेस के बारे में ही स्टडी करने वाले, इसलिए हमको गैसेस को बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी बात थी वॉल्यूम को लेकर, ये मैंने आपको बता दिया है, वॉल्यूम, गैस कौन सा वॉल्यूम रखता है। ओके, और चौथा, तो साइज़ इसके पास भी होगी, साइज़ इसके पास भी होगी, और साइज़ इसके पास भी होगी, है ना। और एक आखिरी छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, वो ये है कि ये फ्लो नहीं होते हैं, ये फ्लो नहीं होते, और ये इजीली फ्लो हो जाते हैं, ये इजीली, और ये भी इजीली फ्लो हो जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस था सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो ये मैंने यहाँ पर आपको इसके बीच में डिफरेंस बता दिया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और गैस को समझते हैं कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है। अच्छा देखिए, काइनेटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू मोशन। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कब इस्तेमाल होती है? काइनेटिक एनर्जी जब हमारी गाड़ी कायम में होती है या हम कायम में होते हैं, मोशन में होते हैं। सो मोशन में होते हैं यानी कि हम उसके बाद काय का इस्तेमाल करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब देखिए, ये हमारा एक कंटेनर है और इसके अंदर ये हमारे गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। ये यहाँ से इससे टकराया, फिर ये यहाँ पर चला गया, फिर ये यहाँ पर चला गया, फिर ये यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया। ऐसे ये काय में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। समझ में आया? तो ये मोशन के लिए यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल है काइनेटिक थ्योरी। कौन है? गैसेस है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई बात समझ? तो जब गैस के मॉलिक्यूल मोशन में होंगे तब उसकी स्टडी हमें करना है इस यूनिट में, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में। इस यूनिट में हम मोस्टली गैसेस की स्टडी करेंगे, है ना। आपको याद होगा 11th में आपने सॉलिड इलास्टिसिटी की स्टडी की थी, लिक्विड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आपने लिक्विड की स्टडी की। अब बचा क्या था? गैस। तो गैस की स्टडी अब इस यूनिट में करेंगे हम। अब अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो देखो, एक और बात बता देता हूं मैं। एक होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस, ठीक है। अब हम ये आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में डिफरेंट समझते हैं कि काय का डिफरेंस है दोनों में। अच्छा देखिए, शुरुआत करते हैं आइडियल गैस से हम। तो ये जो आइडियल गैस होती है ये एक हाइपोथेटिकल गैस है। हाइपोथेटिकल गैस है मतलब ये एक आइडियल है, मतलब ये हमारे इमेजिन या हमारे आइडिया के हिसाब से बनाई गई गैस है। ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए हमारे आइडिया के हिसाब से बनी, इसलिए तो हमने इसको आइडियल गैस कहा है। डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट एंड इज हाइपोथेटिकल गैस, मतलब ये इमेजिनरी गैस होती है। ओके, सो दिस इज आइडियल गैस। जो दूसरा, इसका पहला पॉइंट देखते हैं रियल गैस। ये रियल गैस बोले तो ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जैसा कि O2। तो O2 क्या होगी? एक रियल गैस होगी। तो इसमें भी पॉइंट लिख लेते हैं हम, क्योंकि रियल गैस प्रेजेंट होती है जैसा कि O2, है ना, इसलिए हम लोगों ने लिखा इट रियली एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ये हो गया आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में एक डिफरेंस। हाँ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो, अब आपको मैंने जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ाया था उसमें बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो आइडियल गैस होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं, मतलब ज़ीरो होते हैं। कितने होते हैं? ज़ीरो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने होते हैं? ज़ीरो। दैट इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स कहाँ में? आइडियल गैस में। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन आइडियल गैस में हम उसको कितना मानते हैं? ज़ीरो। क्यों मानते हैं? क्योंकि है ये आइडियल गैस हमारे आइडिया के हिसाब से।
ओके। तो हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़ा कि ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, एक आइडियल गैस है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी होती है? 0। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये रियल गैस बोल तो नेचर में एग्जिस्ट करती है, ये हाइपोथेटिकल गैस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर O2 है ना। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं होती, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस में होती है, लेकिन रियल गैस में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर ही होती है। ओके। हाँ, अब देखिए एक ज़रूरी बात, अब आपको मालूम है कि ये हमारी गैस है और ये इसके कुछ मॉलिक्यूल, राइट, ये ऐसा 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 हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, है ना, और इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी है? 0, है ना। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? 0, यानी कि टोटल एनर्जी की कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी ही होगी। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि आइडियल गैस में जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? तो उसका आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यानी कि आइडियल गैस में जो टोटल एनर्जी होती है किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। चलो अब एक और पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, इसमें जो देखिए ये हमारा एक कंटेनर है ना, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, और ये भी रैंडम मोशन में होता है, ये भी रैंडम मोशन में होता है, दोनों रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, है ना, रैंडम मोशन के दौरान। ओके, तो अगर ये इससे टकराएगा कोलिजन होगा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। ओके, तो कोलिजन जो इसमें होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। क्यों इलास्टिक कोलिजन होता है मालूम? क्योंकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करते हैं एक रबर की गेंद की तरह, टेनिस की जो गेंद आती है ना उसकी तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होगा। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। काय में? आइडियल गैस में। लेकिन इसका उल्टा है रियल गैस में, नॉन इलास्टिक कोलिजन होते हैं इसमें। ओके, हाँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आइडियल गैस और रियल गैस को एक दूसरे से क्या करते हैं? डिफरेंट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, जबकि रियल गैस ये एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने वाली गैस है, जैसा कि O2 और भी बहुत सारी गैसेस है ना। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होती है, जबकि रियल गैस में नहीं के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आइडियल गैस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी होती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें होगी। ओके, इसमें इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इसमें नॉन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। अब हमने जो इतना पढ़ा, तो ये जो गैसेस का यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस पे हम कौन सी गैस पढ़ने वाले हैं? आइडियल गैस की स्टडी करने वाले हैं या रियल गैस की स्टडी करने वाले हैं? हम इसमें आइडियल गैस की स्टडी करेंगे। काय की स्टडी करेंगे? आइडियल गैस की। लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गैसेस हैव टेंडेंसी, ये देखिए, गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यानी कि अगर हमने हमारी ये एक रियल गैस ली और इस रियल गैस को लो प्रेशर पे रखे और हाई टेम्परेचर पे रखे और लो प्रेशर पे रखे, तो ये जो हमारी रियल गैस है ये आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैसेस। आइडियल गैस, रियल गैस क्या होती है, इन सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये काइनेटिक का मतलब क्या होता है, और हम इस यूनिट में काय की स्टडी करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब हमारी गैस रैंडम मोशन में होती है या जब हमारी गैस मोशन में होती है तब वो हमको कौन कौन सी क्वांटिटीज़ बताती है। जैसा कि देखिए, जैसा कि एक टायर आपने लिए और उसमें हवा भर दिए, तो हवा भरने से टायर में क्या पैदा होगा? प्रेशर। तो गैस के पास क्या होता है? प्रेशर होता है। और जब आप गर्मियों में धूप में बाहर निकलते हो तो गर्म हवा चलती है। उसी तरह जब आप सर्दियों में बाहर निकलते हो
तब ठंडी हवा चलती है। तो ठंडा, किसी भी ऑब्जेक्ट का ठंडा या गर्म होना क्या कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का? बोलो जल्दी से। टेम्परेचर कहलाता है। तो गैस के पास टेम्परेचर भी होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हमने ऊपर पढ़े कि गैस के पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो गैस के पास प्रेशर भी होता है, गैस के पास टेम्परेचर भी होता है और गैस के पास वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम को एक्चुअली हम लोग वीओ से डिनोट करेंगे, ध्यान में रखना। पूरे यूनिट में या पूरे सिलेबस में जहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा मैं उसे वी नॉट से ही डिनोट करूँगा। तो चलो अब हम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो कि गैसेस के पास होती है, ये क्वांटिटीज़, इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। हम नहीं बनाएंगे, एक्चुअली ये रिलेशन ऑलरेडी साइंटिस्ट लोग बना के जा चुके हैं। जैसा कि सबसे पहले जो रिलेशन हमें दिया था वो दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। क्या नाम था इस बंदे का? रॉबर्ट बॉयल ने। और ये दिया था हमें इसने तकरीबन 1662 में। और इसने हमको ये बताया था कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप इसे समझिए थोड़ा सा। अब देखिए, जितने भी हम लोग 3 या 4 रिलेशन बनाएंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, जैसा रॉबर्ट बॉयल ने हमको बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमको रॉबर्ट, है ना। तो अब देखिए, हमने प्रेशर को लिया है, वॉल्यूम को लिया है, टेम्परेचर बच गया। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब इसको समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है। ओके, अब देखिए हमने क्या लिया, एक यहाँ पर ऐसा गुब्बारा लिए, बलून। मान लीजिए कि ये हमारा वो बलून, ठीक है। और अभी इसका वॉल्यूम जो है V है, अभी इसका जो प्रेशर है वो P है। ये बलून है जिसके अंदर हमने हवा भरे, यहाँ कहीं से हवा हमने इसमें भरे, तो हमारी हवा भरने की वजह से इसके अंदर जो प्रेशर पैदा हुआ, गैस का जो प्रेशर पैदा हुआ वो है P, है ना। और ये गैस के मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम लिया है वो है V। अब हम क्या करते हैं, इस गुब्बारे को इधर से भी दबाना शुरू करते हैं और इधर से भी दबाना शुरू करते हैं, ऊपर से भी दबाते हैं और नीचे से भी दबाते हैं। तो इसको चारों तरफ से कंप्रेस करने से इसका वॉल्यूम हो जाएगा कम। अब इसका वॉल्यूम हो गया कम, तो प्रेशर क्या होगा? इसके अंदर गैस का मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देख लीजिए, आप इमेजिन करके सोच लीजिए इसको और दबाएंगे तो वॉल्यूम कम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम कम कम होते आ रहा, दबाने से कम कम, है ना। इसका वॉल्यूम कम कम होते आ रहा, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। तो गुब्बारा क्यों फटा? ज़्यादा प्रेशर होने से। ज़्यादा प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम क्या किए थे आपने? कम। तो प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम, या जैसे जैसे वॉल्यूम हमारा कम होगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहाँ पर है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये हमको किसने बताया था? रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में हमको ये बात बताया था। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ गैस, जो कि था रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। अब देखो दूसरा। अच्छा, दूसरा शुरू करने से पहले देखिए, ये P को इसके पास लेके चल जाता हूं मैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इज इक्वल टू क्या बचेगा? कांस्टेंट, है ना। या PV, या यहाँ VO क्या है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। या फिर 1 P1 इज इक्वल टू P2, है ना। V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, दैट इज वॉल्यूम multiplied by pressure at some point is equals to volume multiplied by pressure is equals to another point। ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है चार्ल्स लॉ। और ये हमें दिया गया था तकरीबन 1783 में।
अगर आप इसको देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से 121 साल बाद आया था, नियर अबाउट 121 ईयर्स आफ्टर। अब देखिए चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, अब आप खुद ही बताएंगे मुझे कि चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है। ये एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, और कंटेनर के ऊपर लगाया हमने ये एक पिस्टन, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन लगाया हमने, ये ऊपर नीचे आराम से मूव कर सकते, और इसमें भर दी हम लोगों ने गैस। ये हमारी सारी क्या है, गैस के मॉलिक्यूल भर दिए हम लोगों ने। ओके, अब इसके नीचे हम लोगों ने लगा दिए आग, या आग लगाने से पहले आप समझिए कि अभी आग नहीं लगाया हम लोगों ने, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो T है, और ये जो गैस का वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम ये है V। गैस का वॉल्यूम कितना है V, और टेम्परेचर कितना है T। अब हमने आग लगा दी इसके नीचे, तो आग लगाने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। पिस्टन क्या होगा और गैस का क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ आएगा, ऑफ कोर्स ये पिस्टन ऐसा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये पिस्टन आ गया हमारा यहाँ पर। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, ज़्यादा हो गया वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ ने हमको ये बताया था कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमको किसने बताया था, चार्ल्स लॉ ने। ये सेकंड लॉ ऑफ गैस। या हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमको किसने बताया था, चार्ल्स लॉ ने बताया था। अब हम थर्ड लॉ देखते हैं, और थर्ड लॉ समझने से पहले आपको एक छोटा सा बेसिक बात समझना है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है। अब देखिए, अब आपको पता है कि 1 डजन आपके पास अगर चॉकलेट है तो बेसिकली आपके पास चॉकलेट के कितने पीस है, 12 पीस या 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट को आप क्या बोलते हो, 1 दर्जन बोलते हैं। अब आम भाषा में इसको हम लोग दर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1 दर्जन बोले तो 12 यूनिट। उसी तरह मान लो कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट है चॉकलेट के, इतने सारे। याद रखिए माइनस नहीं प्लस 23 है, यानी कि इसको हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे चॉकलेट। ओके, इतने सारे यूनिट अगर आपके पास है तो हम बोलेंगे कि आपके पास 1 मोल ऑफ चॉकलेट है। तो जिस तरह 1 दर्जन बोले तो 12 यूनिट, अगर हम बोले 1 दर्जन एग है तो यानी आपके पास कितने पीस है, एग के 12 पीस है, या 12 यूनिट आपके पास एग के है। उसी तरह अगर आप बोलेंगे कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 मोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिए। और ये 1 मोल जो है इसको हम n से डिनोट करेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3, 4 कितनी भी हो सकती। तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट, और 2 मोल तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो वो 2 मोल हो जाएगा। तो ये मोल बहुत आसान बात है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है ये लेक्चर के आखिरी में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 1 मोल का मतलब क्या है ना। अब देखिए ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस नंबर को, एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर दिख रहा है आपको 6.022 इंटू 10⁻3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं एज Na से, वेयर ए इज एवोगैड्रो एंड एन फॉर नंबर, एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 मोल बोले तो एक एवोगैड्रो नंबर। उसी तरह 2 मोल
2 मोल है, यानी कि आपके पास कितने एवोगैड्रो नंबर है, 2 एवोगैड्रोज नंबर है। उसी तरह n मोल है, यानी कि आपके पास n नंबर ऑफ एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है, बेसिक बात ध्यान में रखिए, 1 मोल बोले तो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो बेसिकली मोल क्या है, मोल बोले तो एक नंबर है, और वो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट के बराबर होता है एक मोल। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, और 1 मोल बोले तो 1 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल तो अब तक फिलहाल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बॉयल्स लॉ पढ़ा है, एक चार्ल्स लॉ पढ़ा है ना। बॉयल्स लॉ हमको क्या बताता है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और उसी तरह हम लोगों ने जो दूसरा पढ़ा है वो चार्ल्स लॉ पढ़े है, और चार्ल्स लॉ हमको क्या बताता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। अब तीसरा लॉ देख रहे हैं हम लोग, और तीसरा लॉ है हमारा एवोगैड्रोज लॉ। ये हमको तकरीबन 1811 में मिला था, और एवोगैड्रोज ये बताता है कि जो वॉल्यूम है गैस का वॉल्यूम, दैट इज़ वीओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। अब आपको मोल्स क्या होता है ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कैसा रखना है, हमको कांस्टेंट रखना है। प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसे आप इस तरह समझिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, और इसमें मान लीजिए ये 1 मोल या 1 या एक एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल के बराबर इसके अंदर गैस के पार्टिकल है, और इसका भी यहाँ पर प्रेशर है P। अब हमको जो है 2 मोल गैस भरनी है, तो इसमें 2 मोल गैस भर सकते क्या, बिल्कुल भर सकते। तो एक और मोल इसमें आ जाएगी, लेकिन प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो हमको प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और हमको प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो हमको वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, 2 मोल के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 एवोगैड्रो नंबर या 2 मोल। यहाँ पर कितना था, 1 मोल। समझ में आया? तो अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया है जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, लेकिन इस सारी केस में यहाँ पर जितना प्रेशर था यहाँ पर भी अभी भी प्रेशर उतना ही है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि वॉल्यूम, तीसरा नंबर क्या कहता है हमारे को, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। एक और चौथा लॉ था, और वो था गेल-स्टोक्स लॉ। और गेल-स्टोक्स लॉ हमको बताता था कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा क्या, थर्ड, है ना। ये तीनों लॉ में देखिए, तीनों भी जो लॉ है, ये तीनों लॉ में पहले क्या है, वॉल्यूम। यहाँ लिख लेते हम लोग इसको कि फर्स्ट लॉ कहता था हमको कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। दूसरा कहता था हमको कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए हम लोगों ने प्रेशर लिख दिया, टेम्परेचर होना है। टेम्परेचर देखिए ऊपर पढ़े थे हम लोगों ने, सेकंड लॉ, ये वॉल्यूम का के प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। है ना, हमने धोखे से यहाँ प्रेशर लिख दिए थे, अभी मैंने इसको करेक्ट कर लिया है टेम्परेचर। तो दूसरा क्या कहता था हमारे को, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा, ये वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो ये सारा वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर है T और ये है N और नीचे है P। इसको यहाँ पर लेके चले आता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर लेके चले आता हूँ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम और ये प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ, इज़ इक्वल्स टू K। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये इज इक्वल्स टू, और ये कांस्टेंट लगेगा, ये कांस्टेंट मैंने यहाँ लिया R, ये N और ये T। तो ये जो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट R मल्टीप्लाइड बाय T, ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन कहलाती है हमारी गैस इक्वेशन। ये क्या कहलाती है हमारी गैस इक्वेशन। इसको हम लोग पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऐसा भी लिखते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वेयर वी इज वॉल्यूम, है ना, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये और ये क्या कहलाएगी हमारी गैस इक्वेशन कहलाती है हमारी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट, और ये जो टी है, ये टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। टी क्या है हमारा यहाँ, टेम्परेचर है। हाँ ओके, यहाँ लिख भी लिया हम लोगों ने, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर पी इज प्रेशर, volume, and n is number of moles, r is gas constant, and T is nothing but temperature। ठीक है, अब हमको इसमें ये जो R है इसका यूनिट बनाना है। देखिए किस तरह यूनिट बनाएंगे हम लोग इसका। अब देखिए R का यूनिट बनाना है तो R को एक तरफ रखते, बाकी की इक्वेशन को एक साइड लेके चल जाते। और एक छोटी सी बात ध्यान में रखिए, ये आप इसे प्रैक्टिकली देख लीजिए कि ये जो P इंटू वी है इसके डायमेंशन हमारे वर्क डन के डायमेंशन के बराबर आएगी, है ना। बेसिकली ये P V ये क्या है, हमारा वर्क डन है। आप डायमेंशनली से प्रूव भी कर सकते हैं, आप देख लेना, डायमेंशनल प्रेशर के डायमेंशन निकालना, वॉल्यूम के डायमेंशन निकालना, तो ये जो है वर्क डन के डायमेंशन के बराबर आएगा। सो ये पी वी क्या है, वर्क डन है। सो पी वी, ये एन ऊपर लेके चले जाता हूँ, सॉरी ये एन ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, ये टी भी नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू आर, है ना। पी वी वर्क डन है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल। जूल ये हो गया वर्क डन का यूनिट, डिवाइड एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया मोल। और टेम्परेचर का ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो इसका यूनिट क्या हुआ, जूल। मोल ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये हो गया हमारा काय का यूनिट, आर का यूनिट हो गया है। अब देखिए अगर ये एक कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 और यूनिट, ठीक है, ये होती है आर की वैल्यू। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ, लेकिन लेक्चर मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये 34-35 मिनट का हो गया होगा, इसलिए मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, और मुझे न्यूमेरिकल भी देने अभी आगे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आर है ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एन ए के बराबर, वेयर एन इज एवोगैड्रोस नंबर, अभी ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है, एंड के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो गैस कांस्टेंट है किसके बराबर होता है, ध्यान में रखना, के बी मल्टीप्लाइड बाय एन ए के बराबर होता है। और ये जो के बी है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है, कि गैस कांस्टेंट दैट इज आर वो किसके बराबर होता है, के बी मल्टीप्लाइड बाय एन ए, और के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल लास्ट लेक्चर के आखिरी में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग और ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आपको ये तो पता है मोल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं, एन से, और ये किसके बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 PCI यूनिट के बराबर होता है। इट जस्ट है नंबर ऑफ मोल्स बोलते हो कितना होता है, इतने नंबर, और इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मोल बोले तो एक एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एक गैस है, मान लीजिए ये 48 ग्राम गैस है,
और इस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो अब आप देखिए इसको। 48 ग्राम जो है इसमें गैस, ये गैस का हो गया मास ऑफ द होल गैस हुआ m, ठीक है। अभी मास कितना है इसमें, कैपिटल M, और उसकी वैल्यू कितनी है 48 ग्राम। उसी तरह मान लीजिए इतने किसी कोने में 1 मोल गैस है हमारी, कितनी है 1 मोल गैस। ये 1 मोल गैस का जो मास होगा वो कहलाएगा मोलर मास, वो क्या कहलाएगा मोलर मास, और इसको डिनोट करेंगे हम MO से, M0 से, दैट इज मोलर मास से। ओके, तो ये 48 ग्राम में, ये जो 48 ग्राम है ये क्या है, पूरी की पूरी गैस का मास है। ओके, इसमें 1 मोल का जो मास होगा वो कहलाएगा क्या मोलर मास, और उसको डिनोट कैसे करेंगे हम MO से। और टोटल मास को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दे तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस गैस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है हमको, तो मोलर मास मालूम होना चाहिए गैस का। और ये दिया हुआ है कि ये जो ऑक्सीजन का मोलर मास है वो होता है कितना 32 G। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है फिर इसमें 48 ग्राम में, फाइंड आउट कर देते हैं हम लोग। N इज इक्वल्स टू होता है M/MO। M की वैल्यू कितनी है 48, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32। और अगर हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5 मोल्स। 1.5 मोल गैस है, 48 ग्राम बोले तो कितने मोल गैस 1.5 मोल गैस, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए होमवर्क समझ के, ये एक गैस है और मान लीजिए ये ऑक्सीजन की गैस है और ये 80 ग्राम गैस है, तो बताइए 80 ग्राम गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मुझे फाइंड आउट करके आंसर लिख के बताइए फट से कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये एक। अब देखिए एक और बात, थोड़ा सा इसमें एक और बात ध्यान में रखिए। ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें ये गैस के हमारे हो गए क्या पार्टिकल्स। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेट से ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने n है। ओके, और इसमें 1 मोल गैस के जो पार्टिकल है वो है Na। 1 मोल पार्टिकल बोले तो 1 Na के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, सो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाय Na। तो ये भी हमको क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स हमको इसमें देगा। जैसा कि हमसे पूछा गया है कि एक सब्सटेंस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है 3.011 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स है एक सब्सटेंस में, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होगी ये हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना। तो अभी मैंने आपको बताया अगर पार्टिकल्स दिए हुए तो n डिवाइडेड बाय Na, n की वैल्यू कितनी है 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 मोल्स के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हमें पार्टिकल्स दिया हुआ है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर मास दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास क्या है, एक मास अपॉन मोलर मास और एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये 2 फार्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 73 पर, यानी कि इसी यूनिट के आखिरी में जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है कि राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो होता है 28 ग्राम, और हमको इसकी क्या लिखनी है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। तो n की वैल्यू कितनी हुई, n इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तो हम लोग लेंगे M/MO, टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो टोटल मास कितना है हमारा 7 ग्राम, और मोलर मास कितना है हमारा 28 ग्राम। तो n की वैल्यू कितनी आई 1/4,
ये एन की जगह रख देते हम लोग। सो पी वी इज इक्वल्स टू एन की जगह लिखूँगा मैं 1/4 RT। तो ये हो गई 7 ग्राम गैस नाइट्रोजन 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस की आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू 1/4 RT। अब आप 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आइडियल गैस इक्वेशन लिखकर बताओ मुझे फट से। 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, आंसर बताओ। चलो अब आगे और देखते हैं हम इसे। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सर्टेन मास ऑफ इनक्लोज गैस एट 30 K 300 K 300 K। तो ये हो गया T1 की वैल्यू कितनी है 300 K 300 K, और उस वक्त जो प्रेशर था वो मान लेते वो दिया हुआ है 5 × 10⁴ पास्कल प्रेशर दिया हुआ था, है ना। ये एक कंटेनर है, इसमें हमारी जो गैस है उसका मास कुछ है और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो है 300 K, और उस वक्त प्रेशर कितना है, इतना है ना। तो बोलता व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होगा जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाकर कितना कर देंगे 600 केल्विन कर देंगे। अगर से हम लोगों ने इन सारी केस में वॉल्यूम को कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो अब आपको पता है पी वी इज इक्वल्स टू होता है nRT, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिखेंगे P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 एंड P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। हमको क्या फाइंड आउट करना है, P2, तो P2 को ऊपर रखते हैं हम लोग, यहीं ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा न्यूमेरिकल है। सो P2 इज इक्वल्स टू T2 एंड P1 T1, है ना। T2 की वैल्यू कितनी है हमारी 600 और T1 की वैल्यू हमारी 300, तो ये आ जाएगा 2। सो P2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय P1 कितना है हमारा 5 × 10⁴, यानी कि 5 4 और 1 5 पास्कल के बराबर प्रेशर होगा P2 का। P2 का प्रेशर कितना होगा 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो 600 केल्विन पर। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें पूछा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई। तो मास जो टोटल मास है गैस का वो कितना है 60, और इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 0.025 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, और उस वक्त टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितने केल्विन हुए 300 केल्विन, है ना। 273 की एडिशन करो तो सेल्सियस कायम हो जाता है, केल्विन हो जाता है। और ये आर की वैल्यू जो कि आपको मालूम है, तो पी कितना होगा, और मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलर मास कितना है 32 ग्राम पर मोल ना, आपको ये मैंने अभी ऊपर न्यूमेरिकल में बताया। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको, प्रेशर फाइंड आउट करना है कि कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। सो पी वी इज इक्वल्स टू होता है nRT, हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे, तो n इज इक्वल्स टू होगा m डिवाइडेड बाय MO। m कितना है 16 और ये कितना है 32, तो ये हो गया 0.5। तो हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो P n की वैल्यू कितना हो गया 0.5। R की वैल्यू कहाँ है, R की वैल्यू भी इसने दिया है 8.4 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू होगी T कितना है, T है 300 डिवाइडेड बाय, ओके। ये V बचा, V इधर नीचे आएगा, और V की वैल्यू कितनी है 0.025, ओके। तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर 3 ही बचेंगे, 3 5 15, और ये 25 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा इसका नियर अबाउट 4.9 × 10⁴ पास्कल के बराबर इसका आंसर आएगा। अब चलो हम हमारे टेक्स्ट बुक का 12 नंबर का एक्सरसाइज में का ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें बोला है 2 वेसल्स। ये एक वेसल है और 2 वेसल, और ये दूसरी वेसल है,
दूसरी वेसल है ना। यहाँ पर जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, एक में जो प्रेशर है वो मान लेते P1 है, जो टेम्परेचर है वो मान लेते T1 है, और जो वॉल्यूम है वो मान लेते V1 है। ठीक है, उसी तरह इसमें जो प्रेशर है वो मान लेते P2 है, इसमें जो टेम्परेचर है वो T2 है, और इसमें जो वॉल्यूम है वो V2 है। ठीक है, और दोनों में गैस सेम इज भरी हुई है, मान लेते ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अब ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए इज ट्वाइस एज द वॉल्यूम टेम्परेचर इन वेसल बी। तो मान लेते इसमें जो प्रेशर है वो मान लेते P है, जो P2 की वैल्यू है, जो दूसरे वेसल में जो प्रेशर है उसकी वैल्यू P2 है, और वो कितना है P। उसी तरह इसमें जो टेम्परेचर है उसको हमने कितना बोले T2, और उसकी जो वैल्यू है वो है T, और इसमें जो वॉल्यूम है उसको हमने V2 से डिनोट किया है, और उसकी वैल्यू मान लेते कितनी है V। और इससे दुगनी है, बोलता है इसमें ज़्यादा प्रेशर है, इससे दुगना प्रेशर है इसमें, इससे दुगना टेम्परेचर है इसमें, और इससे दुगना वॉल्यूम है इसमें। तो बोलो, बताओ, बोलता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या पूछा है ये बात ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इसने। तो मान लीजिए इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो Na है, और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो N2 है। तो इसका रेशो दैट इज़ N1/N2 इज इक्वल टू कितना, ये पूछा है इसने। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का N के साथ क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। हाँ, याद रखना, कंफ्यूज हो जाएगी आप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, तो पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखिए बहुत आसान है, बहुत लेंदी नहीं है। तो पहले हम n फाइंड आउट कर लेते हैं कि n किसके बराबर होगा। ठीक है, तो n किसके बराबर हुआ बेटा, n इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT, नीचे चला जाएगा RT। ठीक है, अब फर्स्ट गैस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी फिर हमारी, फर्स्ट गैस के लिए इक्वेशन बनेगी हमारी N1 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय V1 डिवाइडेड बाय R, तो कांस्टेंट है T1 है ना, होल डिवाइडेड बाय। दूसरी ये जो है इसके लिए क्या बनेगी, P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T2। ये R से R कैंसल, देयरफॉर N1 अपॉन N2 किसके बराबर हुआ, P1 मल्टीप्लाइड बाय V1, और ये T2 सबसे ऊपर चला जाएगा, T2 होल डिवाइडेड बाय, ये V1 है, हाँ, डिवाइडेड बाय। नीचे क्या क्या बचा है, P2 बचा है, V2 बचा है, और ये T1 बचा है। ठीक है, सो N1 डिवाइडेड बाय N2, P1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस P, V1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस V, T2 की वैल्यू कितनी है, T, P2 की वैल्यू कितनी है, P, V2 की वैल्यू कितनी है, V, और T1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस T। ठीक है, T से T कैंसिल, V से V कैंसिल, P से P कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर कितना है, 2। ये आंसर नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। N1 अपॉन N2 की वैल्यू है ये 2/1। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज n निकालना है। तो अब ये कैसा निकालेंगे देखो, तो N1 के लिए हुआ n डिवाइडेड बाय Na, उसी तरह N2 के लिए होगा ये N1, N2 डिवाइडेड बाय Na कैंसल, सो N1 अपॉन N2 किसके बराबर हुआ, N1 अपॉन N2 के बराबर ही हुआ है। सो N1 अपॉन N2 का भी आंसर कितना आएगा, 2/1 ही आएगा। इतने मॉलिक्यूल्स का रेशियो है उनका। अगर आपने अब तक का मेरा पूरा लेक्चर ध्यान और ख्याल से सुना और देखा है तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में की एक्सरसाइज में का सबसे पहला क्वेश्चन है।
और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ, ये जो हमारा यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो 9 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन में से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, बताओ वो क्वेश्चन कौन सा है? बाकी तो हम लोगों ने सब सॉल्व कर लिया है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आइडियल गैस और रियल गैस, ये भी हो गया है हमारा, वो है मीन फ्री पाथ। ये देखिएगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो गया है। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।